नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, यानी मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक स्वरूप है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा 7वां वीडियो है इस टॉपिक पर। ठीक, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसके अंतर्गत बघेलखंड का पठार, जिसे पूर्वी पठार भी कहा जाता है। इस टॉपिक को हमने काफी पढ़ लिया है, इसका लास्ट पार्ट बाकी है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए मैंने आपसे पहले भी कहा है, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपके सामने एमपी का मैप होना अति आवश्यक है, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा। चूंकि इस टॉपिक से काफी मात्रा में क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आपको इस टॉपिक को मैप से पढ़ना चाहिए। आपको ब्लैंक मैप में, एमपी का जो मैप होता है, ब्लैंक मैप खाली मैप होता है, उसमें हम जो पढ़ रहे हैं, जो पहाड़ पर्वत नदियां पढ़ रहे हैं, उसको आप ड्रॉ करिए मैप में, तभी आपको याद रहेगा और अब उसको अपने नोट्स में शामिल करिए। ठीक, चलिए तो हम पढ़ते हैं आज बघेलखंड का पठार। तो सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है, क्या क्या पढ़ना बाकी है, उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, एमपी का जो भौगोलिक विभाजन है, भौगोलिक स्वरूप है, उसको 3 पार्ट में बांटा गया है, जो फिजिकल डिवीजन है। सबसे पहला आपका है मध्य उच्च प्रदेश। इसके 5 पार्ट हैं जो डिस्कस हमने किए थे। सबसे ऊपर क्या था? मध्य भारत का पठार, साइड में बुंदेलखंड का पठार, नीचे मालवा का पठार, फिर आपका था रीवा पन्ना का पठार, और सबसे लास्ट में नर्मदा सोन घाटी। ये इसके 5 पार्ट थे, आपको ध्यान होगा। ठीक, यदि आपने रिवाइज किया होगा तो आपको ध्यान होगा। उसके बाद अगला आपका पार्ट था सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। इसके 3 पार्ट पढ़े थे हमने। पश्चिमी, जिसको पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, जिसको राजपीपला कहते हैं, और इसके बाद पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी जो सेंटर में है। इसके बाद अंतम था आपका मेकाल श्रेणी। देखें, ये पढ़ा था हमने। ठीक, इसके 3 पार्ट थे। उसके बाद थर्ड पार्ट था आपका, लास्ट पार्ट जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ये सब पढ़ लिया है। हम पढ़ने वाले पूर्वी पठार, जिसे प्यार से बघेलखंड का पठार भी कहते हैं। मतलब प्यार से नहीं, सिंपली इसे कहते हैं बघेलखंड का पठार। ठीक है, चले तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसकी लोकेशन कहाँ पर है। हमने सभी वीडियो में सबकी लोकेशन की बात करी है। ये आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये आपका है, ये आपका है मध्य उच्च प्रदेश, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, रीवा पन्ना का पठार। ठीक, तो ये आपका हो गया मध्य उच्च प्रदेश। फिर सेकंड आपका था, तो ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड आपका था ये वाला पूरा, ये वाला पार्ट सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, यहां से यहां तक पूरा है ना। ये आपका हो गया सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, 3 पार्ट पढ़ लिए। अब आज का तीसरा जो आपका पार्ट था, ये वाला पार्ट है बघेलखंड का पठार, या इसको पूर्वी पठार भी कहा जाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं बात को? अब जो आपका पूर्वी पठार है, यानी कि आपका जो बघेलखंड का पठार है, उसकी देखिए लोकेशन की बात करते हैं। तो इसके उत्तर में क्या दिख रहा है आपको? इसके उत्तर में आपको दिख पा रहे होंगे, इसके उत्तर में है रीवा पन्ना का पठार, इसके नॉर्थ में। इसके वेस्ट में क्या दिख रहा है आपको? इसके वेस्ट में यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी भी है, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ साइड में आपको मालवा का पठार भी है ना। और इसके उत्तर में देखेंगे आप, यहाँ पर कैमूर भांडेर श्रेणी भी है ना, जो आपकी भांडे श्रेणी में आपकी सद्भावना छोटी है। ठीक, इस प्रकार से तो बेसिकली जो आपका बघेलखंड का पठार है, उसके उत्तर में रीवा पन्ना का पठार है, विंध्याचल श्रेणी का जो विस्तार है, कैमूर भांडेर भी है। इसके दक्षिण में की बात करें, दक्षिण में इसके मेकाल श्रेणी है, यानी सतपुड़ा मेकाल श्रेणी है, और इसके पश्चिम में यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी का विस्तार है। क्लियर है बात? चले, और यहाँ पर आपका, ठीक है, चल ये आपका हो गया। और इसके उत्तर यहाँ पे, इसके पूर्व में यहाँ पर यूपी, यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ है, इसका विस्तार है। ठीक है, तो क्लियर है आपको? चलिए देखो, मैप बनाइए आप। अगर आप मैप नहीं बनाओगे, मैप से आप नहीं समझोगे, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन आपके गलत होंगे, क्योंकि आपने याद किया है। अगर आप समझेंगे नहीं तो आपको क्लियर नहीं होगा। हम बहुत सिंपल वे पे, बहुत सिंपल आसानी से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि ये आपका बघेलखंड का पठार, इसकी लोकेशन देखें आप कि इसके आसपास क्या है, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक, ये आपको क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो, अब हम बात करेंगे इसकी जो लोकेशन है, इसकी स्थिति है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे। अब देखिए, एक बात आप समझते हैं, हमने इसको बार बार समझा है, दोबारा पढ़ लेते हैं कि पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखा होती हैं, जो खड़ी रेखा होती हैं उनको बोलते हैं देशांतर, है ना। इस टाइप से होती है, इस टाइप से होती है, देशांतर होती है। और जो तिरछी रेखा होती है,
इनको बोलते हैं हम लोग अक्षांश रेखा। ठीक, अब देखें अक्षांश रेखा इस प्रकार से होती है, ऐसी रेखा होती है। ठीक, अब देखिए ये सेंटर में जो रेखा होती है इसको बोलते हैं हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको हम लोग इक्वेटर भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसके उत्तर में जो अक्षांश रेखा है उनको बोलते हैं हम लोग उत्तरी अक्षांश रेखा, सिंपल सी बात है। और जो नीचे होती है उनको बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश रेखा। और देखिए ये आपका सेंटर में जो आपके देशांतर, इसके इस तरफ जो देशांतर रेखा होती है उनको बोलते हैं हम लोग पूर्वी देशांतर रेखा। तो यहाँ इसके ऊपर उत्तरी अक्षांश रेखा और इसके इस तरफ जो है पूर्वी देशांतर, यानी और आपका जो एमपी यहाँ पर है। ठीक है, आपका जो एमपी है कहाँ पर है, एमपी का विस्तार यहाँ पर सेंटर में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एमपी है वो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में इसका विस्तार है। ये क्लियर है आपको? चलिए, तो हमको जानना है कि हमारा जो एमपी है उसका विस्तार कौन सी अक्षांश, यानी कौन सी अक्षांश, हमको जानना हमारा जो एमपी, जो हमारा ये है बघेलखंड का पठार है, वो कौन सी अक्षांश और कौन सी देशांतर के मध्य किसका विस्तार है। ये आपका है बघेलखंड का पठार। तो हमको जानना है कि कौन सी अक्षांश और कौन सी देशांतर के मध्य इसका विस्तार है। ये क्लियर है आपको? चल आगे बढ़ते हैं। अब देखो, समझो बात को। तो कौन सी अक्षांश रेखा, देखो ये आपकी अक्षांश रेखा है। ठीक है, ये अक्षांश, ये पूर्वी, ये सॉरी उत्तरी अक्षांश है। अब इनका क्या है क्रमांक, देखो ये आपका उत्तरी अक्षांश, ये देखो आप, और ये आपके देशांतर है। अब देखो जो आपका अक्षांश है तो 23 डिग्री क्या है, 23 डिग्री 40 मिनट से लेकर 24 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य इसका विस्तार है। ये आपको क्लियर है बात? और 80 डिग्री 5 मिनट से लेकर 82 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य इसका विस्तार है। तो ये आपका अक्षांश है, ये देशांतर है। बात क्लियर है? इसका क्रम ऐसे बढ़ेगा, 23 डिग्री 40 से लेकर 24-35 तक इसका विस्तार है उत्तरी अक्षांश, और 80 डिग्री 5 से लेकर 82 डिग्री 35 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य इसका विस्तार है। किसका? बघेलखंड के पठार का। यह आपको क्लियर होना चाहिए, नहीं है तो मैप में देखें आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए इसका विस्तार कितना है, यानी एमपी के क्षेत्रफल में कितने एरिया में इसका विस्तार है। देखिए जो एमपी का क्षेत्रफल है ना, उसका अगर बात करें 7%, एमपी का क्षेत्रफल का 7% जो है वो बघेलखंड के पठार में आता है। या ऐसा कहें कि बघेलखंड के पठार ने एमपी के 7% क्षेत्र पर ये फैला हुआ है। बात क्लियर है? चलिए 7% है, कितना क्षेत्रफल है? 25,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, जो आपका बघेलखंड है उसका क्षेत्रफल है 25,000 किलोमीटर, जो कि एमपी के क्षेत्रफल का 7% है। यह आपको ध्यान रखना है। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो भैया, एमपी पीएससी की यदि आप फोकस कर रहे हो तो आपके लिए टेस्ट सीरीज अति आवश्यक है। तो हमने अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च की है जो 75% ऑफ पे चल रही है। बहुत शानदार पैकेज है। ठीक, इसमें आपको क्या मिलने वाला है? इसमें आपको मिलेगा 40 मॉक टेस्ट, और क्या मिलेंगे आपको? 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें, है ना। जो आपके 40 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको। प्रीवियस ईयर पेपर, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करीबन 10 से 12 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आपको ये पढ़ना चाहिए। एमपी जीके के क्वेश्चन भी कवर हैं, लगभग 600 क्वेश्चन कवर किए हमने, 600 क्वेश्चन, क्योंकि एमपी जीके से लगभग 40+ क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने एमपी जीके से लगभग 600 क्वेश्चन किए हैं, जो कि 40 मॉक टेस्ट से अलग है। इसके बाद करंट अफेयर भी कवर किया मंथ वाइज, मतलब हर मंथ का हमने करंट अफेयर अलग से कवर किया हुआ है। करंट अफेयर से भी 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है। ठीक, तो पूरा आपको जो पैकेज है वो है मात्र 799 में, 799 में पूरा पैकेज है। इसका सब्सक्रिप्शन जो आपका समय है वो आपका 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा 799 में, जो आपको आने वाला आपका प्री वो भी इसमें कवर होगा। टाइम बर्बाद किए बिना arambclass.com पर जाइए और तुरंत हमारी टेस्ट सीरीज को परचेस करिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ज़्यादा इंक्वायरी के लिए 9424486903 पर कॉल करिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा सा। आप देखिए पूर्वी या बघेलखंड के पठार के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। जो अभी हमने लोकेशन देखी है उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं।
देखें, विस्तार की बात करें तो नर्मदा सोन घाटी के उत्तर पूर्वी में स्थित है। क्या है? नर्मदा सोन घाटी के उत्तर पूर्व में इसका विस्तार है। ये आपका है नर्मदा सोन घाटी, इसके उत्तर और पूर्व में, बिल्कुल सही बात है। अगला क्या है? इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश है। ऐसा है क्या? बिल्कुल, देखो यहाँ पे इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश है, बिल्कुल सही बात है। दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ है। ऐसा है क्या? दक्षिण और ये पूर्व में छत्तीसगढ़ है, बिल्कुल सही बात है। सोन नदी के दक्षिण में स्थित है। कैसी, क्या बोल रहा है ये? सोन नदी के दक्षिण में स्थित है। ऐसा है क्या? देखो, सोन बहती है ऐसा, जो आपकी सोन नदी है, हमने पढ़ा था, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मेकाल पर्वत से निकलती है और कैमूर और बघेलखंड के पठार के मध्य बहती हुई यहाँ पर गंगा में बिहार में समाहित हो जाती है। तो क्या बोल रहा है ये? सोन नदी के दक्षिण में स्थित है। तो आपका जो सोन नदी है उसके दक्षिण में बघेलखंड का पठार है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये बघेलखंड के पठार और कैमूर के पठार के मध्य बहती है, इसलिए जो आपकी बघेलखंड का पठार है इसके उत्तर में सोन नदी है, या कैसा कहें कि सोन नदी के दक्षिण में जो है बघेलखंड का पठार है। दोनों एक ही बात है, ठीक। तो आपका ये चारों सही बात है, चारों सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखें, इसमें क्षेत्रफल की बात करें तो 21-25 हजार के आसपास का क्षेत्रफल है। एक मिनट कंफर्म कर लेता हूं, थोड़ा सा कई बार मिस प्रिंट भी हो जाता है। तो भैया 25,000 इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो 21,577 स्क्वायर किलोमीटर, 25,000 के आसपास ही है वो, 25,000 ही इसका क्षेत्रफल है। मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। तो 25,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 7% है एमपी के क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राज्य का सबसे छोटा पठार है। सबसे बड़ा है मालवा का पठार, ठीक, एमपी का राज्य में, और छोटा है आपका कौन सा? बघेलखंड का पठार। बात क्लियर है? क्वेश्चन आ चुका है। निर्माण की बात करें तो गोंडवाना शैल समूह से निर्मित है, जिसके कारण यह क्षेत्र मध्य प्रदेश का प्रमुख खनिज क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में खनिज प्राप्त होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है गोंडवाना शैल समूह के, यहाँ से गोंडवाना शैल समूह से निर्मित जो आपका क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जो है, इसका निर्माण गोंडवाना शैल समूह से हुआ है। इसीलिए यहाँ पर खनिज मात्रा, जो खनिज पदार्थ हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये आपको क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं नदियों के बारे में। तो यहाँ देखो, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर टोंस जो आपकी जो नदी बह रही है, यहाँ पर सोन है ना, और कौन कौन सी है नदी? यहाँ देखो आप, नदियाँ हैं। तो अगर नदियों की बात करें तो यहाँ देखें, सोन है, जोहिला है, बनास है, गोपद है। कौन कौन सी हैं? सोन है, देखो सोन यहाँ से निकलती है। यहाँ मेकाल श्रेणी है तो यहाँ से सोन निकलती है, जोहिला निकलती है, बनास है, और गोपद यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। वर्षा की बात करें तो यहाँ पर वर्षा काफी अधिक मात्रा में होती है, क्योंकि यहाँ पर मेकाल श्रेणी है, इसी कारण से यहाँ पर अधिक मात्रा में वर्षा होती है। 125 से 40, मतलब 125 125 से लेकर 140 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा होती है, जो काफी ज्यादा है, ठीक। नदियां आपको क्लियर है। अगर आप खनिज की बात करें, अभी हमने कहा कि गोंडवाना शैल समूह से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए खनिज यहाँ पर अधिक मात्रा में। तो देखिए, सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, ठीक। यहाँ पर आपका आता है सिंगरौली। तो सिंगरौली जो क्षेत्र है वो एमपी का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ध्यान रखना है, जो बघेलखंड का पार्ट है, ठीक। इसके अलावा कोरंडम, बॉक्साइट, चूने का पत्थर और फायर क्ले यहाँ से प्राप्त होती है। बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे मृदा की। अब देखो, जो मृदा है आपके सामने है, तो यहाँ देखो क्या लिखा है यहाँ पर? लाल, पीली, बलुई, दोमट। तो ये आपका क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये वाला क्षेत्र। इस क्षेत्र में लाल, पीली और बलुई, दोमट प्रकार की मिट्टी होती है। ये वाला क्षेत्र है। यहाँ पर देखो, अभी पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर लाल, पीली, बलुई, दोमट मिट्टी होती है। फिर यहाँ नीचे आपका जो है वो आपकी लेटराइट होती है। यहाँ पर आपकी छछली काली, गहरी काली। तो यहाँ ये वाला आपका पार्ट काली मिट्टी का है, ये आपका जो पार्ट है वो आपकी बलुई है ना, लाल पीली कैसा है? लाल, पीली, बलुई, दोमट। बात क्लियर? इसके बाद देखें, अब देखो मिट्टी के हिसाब से फसल होती है। चूंकि यहाँ पर लाल पीली मिट्टी होती है, इसलिए यहाँ पर धान की फसल काफी अधिक मात्रा में होती है। धान यानी चावल। बात क्लियर है? चलो अब बात करते हैं अपन
हाँ, अब बात करेंगे जो पर्यटन है, तो यहाँ पे कौन कौन से पर्यटन है ना, टूरिज्म का पार्ट है। तो अभी ये बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ उद्यान यहाँ पर है, ये वाले पार्ट में, उमरिया वाले क्षेत्र में, है ना, यहाँ आपका है बांधवगढ़ उमरिया। अमरकंटक ये वाले पार्ट में है, ठीक, ये आपका क्षेत्र है घूमने के हिसाब से। अब बात करें इंडस्ट्री की, बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्री है, तो शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, ये आपके पार्ट है, यहाँ पे इंडस्ट्री है। अब जो आपका सिंगरौली है, यहाँ पर बैंडन है, तो बैंडन मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी इसे कहा जाता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो आपका बैंडन है, इसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा, तो भी शहडोल, यहाँ पर शहडोल है जो इसका पार्ट है, शहडोल से कर्क रेखा निकलती है। एमपी के 14 जिलों से कर्क रेखा निकलती है, उसमें से शहडोल भी एक पार्ट है। तो शहडोल भी जो आपका है बघेलखंड का पार्ट है, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि हमने जो कर्क रेखा यहाँ से निकलती है। बात क्लियर है। चलो जिले की बात करें तो सिंगरौली, रीवा, शहडोल, देखो आपका ना ये वाला पार्ट ऐसा ही पूरा कवर है इसके अंतर्गत। मैप में देखो आप, ये आपका शहडोल, ये आपका सिंगरौली, सीधी, है ना, उमरिया, शहडोल उमरिया है क्या इसमें? उमरिया नहीं है, इसको थोड़ा सा बैक लेते हैं अपन लोग। तो क्या करेगा इसमें? सिंगरौली, रीवा, सीधी, शहडोल, सिंगरौली, रीवा, अरे तो आपका सिंगरौली, रीवा, सीधी, शहडोल, ये वाला पार्ट इसमें कवर है ना। ये इतने जिले इसमें आते हैं, मेन मेन जिले हैं। कोई एग्जैक्ट लोकेशन निकालना पॉसिबल नहीं है, ये अंदाज से निकल रहा है, शायद कुछ जिले इसमें छूट गए होंगे। तो हमारे अंदाज से सिंगरौली, रीवा, ये आपका पूरा पार्ट जो है ये इसके अंतर्गत आता है। किसमें? बघेलखंड के पठार में। ठीक है, चल तो ये क्रैश कोर्स है, एग्जाम सर पर है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आपको क्लियर नहीं है तो क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आपके एग्जाम के पहले मेन जो आपका टॉपिक है उसको कवर किया जाएगा। 80+ मार्क्स आपको कैसे लेकर आने हैं उसकी स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे हम लोग, ताकि आपका सिलेबस पूरा हो जाए। सिलेबस पूरा मतलब कि जो आपके मेन विषय हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं उन पर काम किया जाएगा आपके 80+ मार्क्स लाने के लिए। ठीक, 17 दिसंबर को पेपर है। आज ही इस वेबसाइट पर जाइए और इनरोल करिए और अपनी तैयारी शुरू करिए। चलिए अब भैया बात करते हैं सबसे ऊंची चोटी। देखो अब तक हमने जो पढ़ा है उसको हम रिवाइज कर रहे हैं, मतलब हमने जितने पठार हैं उनमें सबसे ऊंची चोटी किसकी कौन सी है उसको रिवाइज कर रहे हैं। देखिए जो आपका यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, थोड़ा याद करिए, याद करने का प्रयास करिए। कौन सी है यहाँ पर? जो आपकी है सिद्ध बाबा। कौन सी है? सिद्ध बाबा। मैंने आपसे कहा था कि जो बाबा है, जो सिद्ध बाबा होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं। तो सबसे ऊपर है आपका बुंदेलखंड का पठार, इसलिए जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा, क्योंकि सिद्ध बाबा हमेशा ऊंचाई पर बैठ के ही ध्यान लगाते हैं। तो सिद्ध बाबा कहाँ होंगे? ऊपर होंगे। इसके बाद मालवा जो क्षेत्र, यहाँ के लोग बड़े बेकार होते, मतलब बेकार नहीं होते हैं, यहाँ के लोग बहुत यहाँ पे आपको मिलेंगे, या बहुत से बाबा ऐसे होते हैं जो सिगार फूकते हैं, है ना। तो यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी आपकी हो गई सिगार। ठीक, सिद्ध बाबा सिगार हो गई आपकी मालवा के पठार की। अब जो आपका विंध्याचल श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है भांडेर में। जो आपका कैमूर भांडेर है वो विंध्याचल का पूर्वी विस्तार है, तो भांडेर में इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है सद्भावना या गुडविल चोटी। कौन सी है? सद्भावना या गुडविल। कहां पर है ये? कैमूर, सॉरी भांडेर श्रेणी में है। कहां पर है? भांडेर श्रेणी में। चलो तो विंध्याचल की हो गई आपकी। अब आपका इसके बाद है सतपुड़ा। सतपुड़ा मेकाल श्रेणी जो है यहां से विस्तार है। सतपुड़ा मेकाल श्रेणी का जो पश्चिमी विस्तार है उसको बोलते हैं राजपीपला, और राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चूलगिरी। कौन सी है? चूलगिरी। ठीक, ये आपका हो गया राजपीपला की। इसके बाद जो आपका पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी है उसकी, या फिर पूरे सतपुड़ा श्रेणी की, या मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। ठीक, धूपगढ़ एमपी की, पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा मेकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, और पूर्वी सतपुड़ा की भी सबसे ऊंची चोटी है, कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद यहां पर आपका आता है मेकाल श्रेणी। तो मेकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। क्या है? अमरकंटक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये कुछ मुख्य आपकी हाईएस्ट पीक हैं जिनको हमने डिस्कस किया है। इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। देखो
एमपी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़। हाइट क्या है? 1350, 1350 मीटर इसकी हाइट है। अगला आपका है सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। जो आपका सतपुड़ा पर्वत है पूरा, उसकी सबसे ऊंची चोटी है आपकी धूपगढ़ 1350। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। फिर आपका है मेकाल श्रेणी। जो आपका सतपुड़ा मेकाल श्रेणी का पूर्वी पार्ट है मेकाल श्रेणी, तो उसकी सबसे हाईएस्ट पीक है वो आपकी अमरकंटक है 1064 मीटर। ठीक। इसके बाद है राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी है चूलगिरी, इसकी हाइट है 1215 मीटर। ठीक। बुंदेलखंड पठार। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सिद्ध बाबा 1172 मीटर। बाबा हमेशा ऊपर होते हैं। इसके बाद मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिगार 881 मीटर। ठीक, वहां सिगार फूकते हैं बाबा लोग। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना या गुडविल 752 मीटर इसकी हाइट है, इसको आप भूलना नहीं है। ठीक, धन्यवाद, इतना पर्याप्त है। पढ़ते रहिए आप लोग। हम आपके अकॉर्डिंग वीडियोस बनाते रहते हैं ताकि आपकी तैयारी होते रहे। हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है, आप उसको ज्वाइन करिए, बहुत लाभ आपको मिलने वाला है। आपके अकॉर्डिंग हमने डिज़ाइन किया हुआ है, तो अपने हिसाब से पढ़ें। अगर आप लाइव क्लास नहीं ले पाते हमारी एप्लीकेशन वेबसाइट पर, तो आपके लिए क्लास रिकॉर्ड हो जाती है। अब जब आएंगे तो आपको वो क्लास मिलेंगी, देखें और अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए तो पर्याप्त है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।